तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रीम लाइन क्या होती है। इस लेक्चर में स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन दोनों का अंतर और दोनों की इक्वेशंस क्या क्या होती हैं इस पे बातचीत होगी। तो बच्चों, पहला है स्ट्रीम लाइंस। फ्लूइड में स्ट्रीम लाइंस बेसिकली इमेजिनरी लाइन है ऑब्वियसली। तो फ्लूइड मोशन को ही बता रही है कि फ्लूइड किसी समय कहाँ को उसका मोशन होगा। काफी हद तक आप ऐसा समझिए कि जैसे फ्लक्स लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन। मैं मैग्नेटिक बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिक तो डॉटेड होती है। जैसे ये फ्लक्स लाइन है और इस पॉइंट पी पर इस समय जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो टेंजेंशियल होगी। बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रीम लाइन। आपके पास अगर स्ट्रीम लाइन है तो आप स्ट्रीम लाइन पर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए तो उस पॉइंट पर आपको पता लगेगा कि फ्लूइड का मोशन कहाँ को है, टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा ऑब्वियस है। तो स्ट्रीम लाइन कुछ नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन की तरह है। और पाथ लाइन दूसरा आता है। पाथ लाइन क्या होगा, नाम से ही क्लियर है बच्चों, सिर्फ पार्टिकल एक्चुअल पाथ जो ट्रेस करेगा वो पाथ लाइन होगी। आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, पाथ लाइन स्ट्रीम लाइन तो हमें एक ही जैसा लगता है। तो बच्चों, एक मोशन होता है स्टेडी मोशन, एस टी, अरे एस टी ई ए डी वाई, स्टेडी फ्लो जिस समय होगा। फ्लो अगर स्टेडी है तो उस समय पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन कॉन्साइड करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, पाथ लाइन वो होती है जो एक्चुअल पाथ ट्रेस किया होता है पार्टिकल ने, और स्ट्रीम लाइन किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन, वहां पर फ्लो की डायरेक्शन देगा। नॉर्मली आप लोग जो सोच पा रहे होंगे, मुझे लगता है ये होगा कि ये दोनों एक ही तो हुए, दोनों में अंतर क्या है, ऐसा लगता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर फ्लो स्टेडी है तो दोनों कॉन्साइड कर जाएंगे। आप में से कोई बताना चाहेंगे स्टेडी फ्लो का क्या मतलब है? अगर कुछ भी ट्राई करो, नहीं आएगा मैं बताऊंगा। रुका हुआ। नहीं बेटा, रुका होगा तो फ्लो नहीं होगा ना। तो फ्लो हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होगी। नहीं, वेलोसिटी सेम ना। स्टेडी फ्लो सर का टाइम के साथ फ्लो सेम ही रहेगा। है। सर टाइम के साथ फ्लो सेम ही रहेगा। हाँ, टाइम के साथ टाइम तो बदलेगा ही और उसके साथ फ्लो सेम रहेगा, क्योंकि बच्चों फ्लूइड मोशन के साथ क्या है कि पोजीशन भी बदलते रहनी है, तभी फ्लो है। और टाइम के साथ टाइम भी बदलेगा लेकिन सेम रहेगा। मतलब आप सामान्य जो हमारे घरों में खेतों में नहरें होती हैं छोटी वाली, आप ऐसा समझिए कि उसमें ऐसा हो सकता है कि एक फूल आपने डाला पानी में, आपने ऑब्जर्व किया और थोड़ी देर बाद वहीं पर एक दूसरा फूल डालिए और वो भी वही पाथ फॉलो करते हैं। तो नॉर्मली छोटी सी कैनाल रूल जो भी हम बोले, आप देखते हैं वहां स्टेडी फ्लो ही होता है। हम स्टेडी फ्लो में तो एक ही जैसा ऑब्जर्व करते हैं दोनों। और लेकिन अगर फ्लो स्टेडी ना हो तो दोनों वेरी कर सकती हैं, स्ट्रीम लाइन अलग, पाथ लाइन अलग। यहां पर देखिएगा जो एक्चुअल पाथ होगा पार्टिकल का वो पी से क्यू तक गया, लेकिन जो पी पर वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेंजेंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ा, उसने डायरेक्शन वो ली नहीं जो स्ट्रीम लाइन बता रही है पी पर, लेकिन वो टेंजेंशियल था। लेकिन वो गया क्यू पर, क्यू पर उसकी टेंजेंट कहीं और को बता रही होगी, लेकिन हो सकता है वो उधर को भी ना जाए आगे को, वो आर पे पहुंच गया, लेकिन क्यू पर तो ऐसे बता रही थी। जाना तो इधर को था लेकिन गया नहीं। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, स्ट्रीम लाइन केवल टेंजेंट की डायरेक्शन है, तो फ्लक्स में भी ऐसा ही होता है। एक्चुअल पाथ पी क्यू आर है। और एक तो यार ऐसा समझ लीजिए
स्ट्रीम लाइन आपस में काटेंगी नहीं बच्चों। किसी पार्टिकल की जो स्ट्रीम लाइन है वो फ्लक्स लाइनों की तरह आपस में नहीं काटेंगे। पाथ लाइन काट भी सकती है। हम इसको हल्के फुल्के मजाक के सेंस में कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रीमलाइन बेसिकली हाईवे की तरह है। कोई रोड खुद को काटने जैसा कुछ नहीं है, वो सीधी हाईवे की तरह सोचिएगा। और आप उसमें कार कहीं पर गोल गोल चौड़ी रोड है तो आपने मतलब अपने कार या मोटरसाइकिल या स्कूटी को गोल घुमा दिया, तो आप तो लूप बनाते हुए जैसा चल रहे हैं, आप ऐसे भी चल सकते हैं। ये पाथ लाइन हुआ, ये एक्चुअल पाथ है। रोड ऐसी नहीं थी, रोड तो सीधी थी। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि जो रोड है वो स्ट्रीमलाइन है। रोड पे आपका जो चलना है, कई लोगों को मैंने देखा है कि रोड पे गाड़ी चलाते हुए ऐसे चल रहे होते हैं। रोड ऐसी थोड़ी है, आपका एक्चुअल पाथ ऐसा था रोड पे। तो उम्मीद है दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा। अरे आया नहीं आया? यस सर। हम्म। तो अब ये सब ठीक है, टेक्निकल चीजें हो गई। अब थोड़ा सा मैथमेटिकली क्या कहेंगे इनको, उस पर बातचीत कर लेते हैं। स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन लिखिए प्लीज। स्ट्रीमलाइन इसको लाइन ऑफ फ्लो भी कहते हैं। और स्ट्रीमलाइन या और लाइन ऑफ फ्लो, हम बहुत सारे क्वेश्चंस में ये दोनों चीजें निकालेंगे। पहले चैप्टर में ही नहीं, आगे को तो दूसरे तीसरे चैप्टर में भी स्ट्रीमलाइन पाथ लाइन आते रहेंगे, तो इसको सीखना जरूरी है। और स्ट्रीमलाइन इज अ कर्व in the fluid such that the tangent at any point, the tangent at any point, कर्व पर, हाँ, at any point of it, ब्रैकेट में हम ऐसे लेते हैं at any instant, किसी भी समय पर, is in the direction of, जहां को मोशन हो रहा है, is in the direction of motion, motion of the fluid at that point। मैं आज आपको ये मैटर नोट्स भी भेज दूंगा किताबों से, एमरे में जो जो लिखी हुई चीजें हैं। तो मैथमेटिकली स्ट्रीमलाइंस ऐसे निकलेंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइंस आर dx अपॉन u। आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। dx dy dz, अरे उल्टा लिख दिया, u p और नीचे w। या तो तीनों में u v w ऊपर लिखिए या तीनों में u v w नीचे लिखिए। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हैं, इनको सॉल्व करना आना चाहिए। नहीं आता है तो जितना पॉसिबल होगा मैं बताते हुए चलूंगा। तो अब लिखिए पाथ लाइंस। डिफरेंशियल इक्वेशन का ठीक ठाक यूज है हमारे यहाँ। एक्चुअल पाथ जो जिस पे चल रही है वो पाथ लाइन। तो लिखिए और कर्व which is traced out by the motion of a particular fluid particle कर लेते हैं, of a particular
रूट पार्टिकल is said to be folded to be a path line. पाथ लाइन। तो मैथमेटिकली पाथ लाइन अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ी थी, एक्स डॉट इक्वल टू यू। यू मतलब एक्स डॉट मतलब डी एक्स अपॉन डी टी, तो वी इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी मतलब वाई डॉट, और डब्ल्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन डी टी। तो ये थोड़ा सा पिछले लेक्चर पे भी हमने बात की थी। तो पाथ लाइन इस तरह से आती है, जो एक्चुअल पाथ आपने ट्रेस किया है पार्टिकल ने, उस पाथ की इक्वेशन निकालनी है हमको। तो बच्चों पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन पर जो डिफरेंस है, ये सवाल बहुत कॉमन है, याद रखिएगा। आपका जब सवाल आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन, तो आपको क्या करना है, पहले स्ट्रीम लाइन डिफाइन करिए, फिर पाथ लाइन डिफाइन करिए, और फिर दोनों के डिफरेंस पे बात करिए। तो दोनों के डिफरेंस जो बातचीत हमारी हुई है उसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करें, या फिर आप ऐसा भी बना सकते हैं कि आप एक चार्ट जैसा बना लें, जैसा छोटी क्लासेज में आप लोग करते थे। एक तरफ पाथ लाइन, एक तरफ स्ट्रीम लाइन लिखें और दो चार पॉइंट्स लिख दें दोनों के बारे में, कोई एग्जाम्पल लिख दें तो हो गया। अब मैं आपको सवाल कराता हूँ, दोनों चीजें निकालते हैं, स्ट्रीम लाइन पाथ लाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशंस कैसे सॉल्व करें, मेन इस पे बताना है। क्वेश्चन लिखिए प्लीज। फाइंड द स्ट्रीमलाइंस एंड पाथ्स ऑफ पार्टिकल्स। फाइंड द स्ट्रीमलाइंस and paths of the particles of the of सीधे लिखिए बस, 2-dimensional flow, 2-dimensional flow। ये है u इक्वल टू एक्स अपॉन 1+t। आसान सवाल दिया है। v इक्वल टू वाई, और 2-dimensional है तो w 0 ही होगा। तो पहले सरल सवाल से शुरू करते हैं चीजें। आप लोग मुझे बताएंगे कि स्ट्रीमलाइन की क्वेश्चन क्या थी। सर डेल एक्स अपॉन यू। अब बेटा डेल तो था ही नहीं, सर ये डी। गिवन भाई, ये तो क्लियर कट डी था यार। आप डी और डेल को मिलाओ मत, डी एक्स अपॉन यू, डी वाई अपॉन वी, और डी जेड अपॉन डब्ल्यू। ये स्मॉल डी है और ये कैपिटल डी है, हर कोई जानता होगा। ये स्मॉल डेल्टा है, कैपिटल डेल्टा है। ये स्मॉल डेल है और ये कैपिटल डेल है। मेरे ख्याल से इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो फिर आप वैल्यू रखिए, डी एक्स अपॉन एक्स 1+t ऊपर आ जाएगा, इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन 0। इसको आप इक्वेशन 1। अब आपने इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, हर सवाल में यही होना है। अगर आप फर्स्ट और सेकंड टर्म को ले लें तो देखते हैं क्या आएगा। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स, तो 1+t बाहर, डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई।
इंटीग्रेट करिए तो 1 + t log of x equal to log of y। ये आपके पास आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log of x⁴ 1 + t बेस c। हाँ, log of y के बाद log of कांस्टेंट भी तो आएगा, log of c भी लिखो यार। तो राइट साइड हो जाएगा log of y × c। दिस implies y equal to लैम्डा टाइम्स लॉग हट जाएगा दोनों साइड x⁴ 1 + t, यहाँ लैम्डा मतलब 1/c था। ये तो हो गया 8 क्वेश्चन। अब आप थर्ड के साथ, अब आपने पहले और दूसरे को लिया, तीसरे को नहीं लिया था। तीसरे के साथ किसी को भी ले लो, पहले को लो या दूसरे को लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो आप लिखिएगा टेकन सेकेंड एंड थर्ड टर्म। तो तीसरी टर्म के नीचे 0 है बच्चों, वो सेकेंड टर्म की ओर आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो सीधे dz = 0 मिलेगा। तो ऑब्वियस है z = कांस्टेंट। z = कांस्टेंट पे थोड़ा गौर करिए। z = कांस्टेंट xy प्लेन में होता है या नहीं? यस सर। xy प्लेन में z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होता है हमेशा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये xy प्लेन में रहेगा, और जो xy प्लेन में जो इक्वेशन होंगी स्ट्रीमलाइन की, वो ये वाली कर्व है। जो भी कर्व होगा ये समय के साथ बदलता रहेगा क्योंकि t पे डिपेंड कर रहा है। सो स्ट्रीमलाइंस आर कर्व्स, ऐसे लिख देता हूं मैं। सो स्ट्रीमलाइंस आर कर्व्स इन xy प्लेन, क्योंकि y हमेशा कांस्टेंट है, नहीं z कांस्टेंट है, तो xy प्लेन होगा या xy के पैरेलल प्लेन होगा, xy प्लेन या फिर और पैरेलल टू xy प्लेन। कोई भी एक प्लेन ले लो जो xy प्लेन के पैरेलल। xy प्लेन आर y = लैम्डा x⁴ 1 + t। ये आंसर, ये स्ट्रीमलाइन का आंसर होगा। तो आप लोगों को समझ में आया ये? यस सर। एक अब पाथ लाइन पे सोचिए। अब हम पाथ लाइन के बारे में सॉल्व करते हैं। आप लोगों को किसी को डाउट है, किसी बच्चे को कोई चीज नहीं समझ में आई तो बोलिए प्लीज। नहीं ऐसे सर हाँ जी। सर इसमें फर्स्ट और थर्ड टर्म जब आपने लिया तो एक्स इसमें कांस्टेंट रहेगा ना? फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड लेंगे तो भी क्या दिक्कत है? थर्ड में नीचे 0 है ना बेटा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वो पूरा 0 आ जाएगा, dz = 0 ही आएगा। हाँ ठीक है सर। तो नीचे 0 लाने वाली क्वेश्चन के साथ हमेशा ध्यान में रखना है कि ऊपर वाले को भी 0 ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऊपर वाला नॉन जीरो है तो नॉन जीरो अपॉन जीरो तो फिर एडजस्ट ही नहीं करेगा। तो कॉमन सेंस ये है कि अच्छा dz को भी 0 होना ही पड़ेगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इसी पाथ लाइन को डिराइव करते हैं कि पाथ लाइन क्या है। आप पाथ लाइन हेडिंग डाल लीजिएगा और उसमें पाथ लाइंस, तो इक्वेशन क्या है? u = u = dx/dt। तो
u कितना है, अभी एक मिनट, पीछे वाले पेज में था, x अपॉन 1 प्लस टी, x अपॉन 1 प्लस टी इक्वल टू dx अपॉन dt। तो ऑब्वियस है, हमें dx अपॉन x इक्वल टू dt अपॉन 1 प्लस टी टर्म में, तो यहाँ से x इक्वल टू लॉग ऑफ x, मतलब इंटीग्रेट कर लीजिएगा, लिख लेना इंटीग्रेट किया, लॉग 1 प्लस टी प्लस लॉग ऑफ c1 कर लेते हैं, क्योंकि अभी दो और हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आता ही होगा, मैं सीधे ले x इक्वल टू c1 टाइम्स 1 प्लस टी आ जाएगा, dy अपॉन dt, v है वो y है, तो यहां से dy अपॉन y इक्वल टू dt मिलेगा, इंटीग्रेट करने पे लॉग ऑफ y बेस e तो t प्लस c2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू e टू द पावर t प्लस c2 ये आ जाएगा। और dz अपॉन dt, w है, w 0 है, तो z कांस्टेंट ही रहेगा, वो यहाँ पे c3 कर लो। तो ये आपकी वो है पाथ लाइन, पैरामीट्रिक फॉर्म में आपने इक्वेशन लिखी, पैरामीटर टाइम है ये, इक्वेशन 1 2 3 जो भी नंबर डालें, दीज आर पाथ लाइन्स। हो गया सवाल पूरा? उम्मीद है यहां तक भी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन में। Yes, sir. सब बच्चों को क्लियर हुआ है? यस सर। अरे भाई बाकी लोग भी हाँ ना तो बोल ही दिया करो, यहाँ तो अधिकतर काम एक दो ने ही ले रखा है कि उन्हीं ने बोलना है, बाकियों को तो सब आ रहा है। हम्म, बोलना चाहिए बेटा, कम से कम अपनी बात तो रखो। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज बताने वाला हूं अब मैं आपको, वो हेडिंग डालिएगा वेलोसिटी पोटेंशियल। वेलोसिटी पोटेंशियल, तो वेलोसिटी पोटेंशियल को हम कैसे समझे, थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मेरे पास कोई एक एक्सप्रेशन है, जैसे ध्यान से देखिए, पहले मैं समझा रहा हूं, व्हेन द एक्सप्रेशन u dx v dy plus w dz इज एन एडजेक्ट डिफरेंशियल। अब ये शब्द समझाना है, ये क्या मतलब, इज एन एडजेक्ट डिफरेंशियल, ENTIL डिफरेंशियल। अब एडजेक्ट डिफरेंशियल का मतलब समझिएगा, आपने एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी, अच्छा बच्चों अभी भी आपने ये इक्वेशन ही सॉल्व की, पीछे भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे आप। कई बार क्या होता है, मेरे पास एक लंबी सी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और उसको सॉल्व करते हुए मैं एक छोटा सा सॉल्यूशन लेके आता हूँ लास्ट में, अधिकतर ऐसा ही होता है। अब अगर मैं जो सॉल्यूशन है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करूं, तो जरूरी नहीं है सीधे एक ही स्टेप में डिफरेंशिएट करते ही ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाए, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। कई बार हम बहुत सरल बनाते हैं लास्ट में सॉल्यूशन को छोटा सा, उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं भी मिल सकती, लेकिन अगर मिल जाए तो सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट किया और कुछ नहीं किया और सीधे आपका जो क्वेश्चन था वो आ गया,
तो बच्चों ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। उस एग्जैक्ट का मतलब समझिएगा। अगर कभी कोई पूछे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो आप कहेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके आंसर आता है, सॉल्यूशन आता है, और सॉल्यूशन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो सीधे बिना कुछ और किए ओरिजिनल क्वेश्चन बन जाएगा। दैट्स व्हाई मतलब एग्जैक्टली आप वही पालेंगे जो आपका शुरू में था। दैट्स व्हाई द नेम इज एग्जैक्ट। यार मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? Yes, sir. डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हम लोग पढ़ते हैं बीएससी में, तो पहला चैप्टर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। उसमें हम लोग वेरिएबल सेपरेबल पढ़ाते हैं, फिर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है, फिर होमोजीनियस है, फिर रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है, फिर लीनियर है, फिर रिड्यूसिबल टू लीनियर है। और उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाते थे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। तो डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स अगर होता है तो वो मैथमेटिकल कंडीशन थी, तो हम ये मान लेते थे कि वो एग्जैक्ट है। और फिर एम डी एक्स करते थे, और फिर एन में वो टर्म लेते थे जो एक्स से फ्री हो, दोनों को जोड़ दो बराबर कांस्टेंट, ऐसा कुछ होता था। अरे भाई ये तो मैथमेटिकल तरीका हुआ। अब कभी अगर वाइवा पे पूछा जाए कि व्हाट डज इट मीन बाय एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या जवाब देंगे, मैं वो समझा रहा हूं आपको। तो आप कहेंगे कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया और जो आंसर आया, ठीक है, अब इस आंसर को अगर मैं वापस डिफरेंशिएट कर दूं केवल, और कोई भी मैनिपुलेशन ना करूं, तो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जानी चाहिए। दैट्स व्हाई नेम द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक हो गया। अब मैं आता हूं वेलोसिटी पोटेंशियल पर। क्या लिखा हुआ है बच्चों, जरा देखिए तो। व्हेन द एक्सप्रेशन दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इसका मतलब कोई एक एक्सप्रेशन रहा होगा, उसको डिफरेंशिएट करते ही आपको सीधे सीधे यूडीएक्स प्लस वीडीवाई प्लस डब्ल्यूडीजेड मिल जाएगा। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। मैं इसको नाम दे रहा हूं से, मैंने लिखा ये है माइनस टी फाई। माइनस क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया? देखिए इससे साइन से ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चों जब बाद में मोशन इंफिनिटी की ओर ले जाएंगे ना, तो ई टू द पावर एक्स वाली टर्म जो है, अगर उसमें माइनस एक्स होगा तो वो जीरो की ओर जाएगी, वो एडजस्ट करेगी। अगर प्लस हो जाएगा तो आफत हो जाएगी फिर। तो इन चीजों को ध्यान में देखते हुए, जो बाद में हम फ्लूइड मोशन में बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो इसीलिए मैंने माइनस टी फाइव ले लेते हैं। तो मैंने लिखा है व्हेन द एक्सप्रेशन यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल सेड में दिस, देन फाई इज कॉल्ड, अगर आप ऐसे लिख देंगे, देन फाई इज कॉल्ड द वेलोसिटी पोटेंशियल, द वेलोसिटी पोटेंशियल। अभी माइनस डी फाई थी, जब प्लस डी फाई लेते तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बच्चों, लेकिन जब पूरी स्टडी की होगी लोगों ने, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि माइनस डी फाई लेने से बड़ा फायदा है, इसीलिए लिया भी किया। तो फिर इसका मतलब ये हुआ, आपने नोट कर लिया, मैं अगले पेज में ले जा रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ जो आपने लिखा है कि यूडीएक्स प्लस वीडीवाई प्लस डब्ल्यू डी जेड जो होगा माइनस टी फाई के बराबर हो। ठीक हो गया। अब फाई एक्स वाई जेड का फंक्शन है, सिंस फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं कि फाई का मतलब हुआ कि वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो बच्चों कैलकुलस से डी फाई कितना लिख सकते हैं, याद है? डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स। बीएससी ढंग से करना है इसीलिए जरूरी है। डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड।
ये आपके पास आ जाएगा। ये 1 में रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, यू डी एक्स वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड। तो बच्चों डी एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करिए, यू कितना मिलेगा, माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, वी माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई। ये समझना भी है, कभी वेलोसिटी पोटेंशियल दिया है तो यूवी डब्ल्यू कैसे निकालने हैं मैं ये भी बता रहा हूं आपको। उस यूवी डब्ल्यू को अगर वेलोसिटी पोटेंशियल मतलब फाई दे रखा है तो उसको एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, सीधे सीधे आपको वेलोसिटी मिल जाएंगी। दैट्स वाई द फाई है द, नाम से समझिए, द फाई है द पोटेंशियल, फाई के पास ये पोटेंशियल है कि वो वेलोसिटी दे सके आपको। कुछ नहीं करना, फाई को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, वाई के और जेड के। शायद तभी नाम पड़ा होगा वेलोसिटी पोटेंशियल, मतलब वेलोसिटी निकल जाएंगे इससे, इसके बाद ये पोटेंशियल है कि ये वेलोसिटी आपको उपलब्ध करवा दे। नाउ जो हम लोग वेलोसिटी के लिए यहाँ सिंबल यूज करते हैं नॉर्मली वो स्मॉल क्यू होता है, और वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट ऐसे लिखते हैं, आई यू प्लस आई जे वी प्लस जे डब्ल्यू। तो बच्चों अगर आप ये लिखेंगे तो माइनस कॉमन ले लीजिए आई, तो ठीक है, यू का मतलब डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस जे डेल फाई बाई डेल जेड, ये हो जाएगा। तो Q इक्वल टू माइनस, तो ठीक है आप इसे लिख सकते हैं आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस जे डेल अपॉन डेल जेड ऑफ फाइव। इसे याद आ रहा है कुछ क्या कहते थे, और कोई नाम भी था इसका? डेल ऑपरेटर। ना ना वो तो ठीक है, अब तो लिख दिया मैंने। ग्रेडियंट फाइव बोलते थे बच्चों, यस सर। ग्रेडियंट आप जाइए। फाइव जो पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों, हर हमेशा 50 बार पढ़ा होगा आपने, तो स्केलर क्वांटिटी का ही ग्रेडियंट निकाला जा सकता है, और ग्रेडियंट निकलने के बाद हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। इनपुट स्केलर, आउटपुट वेक्टर होता है। तो वेलोसिटी को अगर आपने, अब देखिए कोई भी सवाल अगर आपको मिलता है और आपसे वेलोसिटी पूछी जाए तो आप उस फाइव का ग्रेडियंट निकाल दीजिए माइनस टाइम्स, वो वेलोसिटी हो गई। और अगर वेलोसिटी के कंपोनेंट्स पूछे एक्स वाई जेड के अलाउंग, तो ये जो ऊपर वाले 3 डब्बे बनाए हैं मैंने वैसे कर लो, यूवी डब्ल्यू निकालने वाले। तो क्या पूछा गया है, वेलोसिटी कंपोनेंट्स पूछे गए हैं या वेलोसिटी पूछी गई है, इस पे ध्यान देना है। अगर वेलोसिटी पूछी गई है तो लास्ट वाला डब्बा माइनस टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ फाइव, और अगर वेलोसिटी कंपोनेंट्स पूछे गए हैं तो यूवी डब्ल्यू अलग अलग पूछे गए हैं, इसका ये मतलब है। तब आप ये वाला तरीका अपनाएंगे। क्या मैं समझा पाया सभी लोगों को? यस सर। तो बच्चों आज मैं कुछ क्वेश्चंस अभी आप लोगों को पीडीएफ भेजूंगा, आप उनको ट्राई करेंगे। उम्मीद है सारी बातें समझ में तो आ ही रही होंगी। ऐसा कोई दिक्कत है कि जो समझ में ना आए तो वो बोलिए।